नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ सुमन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फोर्स पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था, इनर्शिया पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ये हमारा तीसरा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा। मतलब अगर इस बॉटल पे मैं एक फोर्स डाल रहा हूँ इसको ऐसे अपने जगह से डिस्प्लेस करने के लिए, तो सिर्फ मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं डाल रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भी सेम अमाउंट का रिएक्शन फोर्स डाल रहा है। ठीक है, तो कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता, उसके साथ अपना रिएक्शन फोर्स होता है। अगर इस पे मैं एफ फोर्स डाल रहा हूँ तो ये भी मेरे हाथ के ऊपर एफ फोर्स डालेगा, सिर्फ उसका डिरेक्शन अलग होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ डिरेक्शन अलग होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दैट इज सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर कैन बी प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है? सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स रहेगा। अगर ये टेबल पे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर कौन सा फोर्स डाल रहा है? नीचे की तरफ। अगर इसका मास एम है तो नीचे की तरफ mg डाल रहा है, जो इसका वेट है वही फोर्स नीचे डाल रहा है। तो टेबल इसके ऊपर क्या डालेगा? नॉर्मल डालेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या एक फोर्स का रिएक्शन फोर्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बॉल जाके दीवार से टकरा रही है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स डालेगा इस तरफ, ये इसके ऊपर एक फोर्स डालेगा उसके ऑपोजिट में। तो हर फोर्स उसके ऑपोजिट में सेम अमाउंट का फोर्स रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर एफ बी ए फोर्स डाल रहा है, ऑब्जेक्ट बी ए के ऊपर एफ ए बी फोर्स डाल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्शन फोर्स लेते हैं तो ये इसका रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको हम एक्शन फोर्स लेंगे तो ये इसका रिएक्शन फोर्स इसका ऑपोजिट में। तो फोर्स ऑन ए बाई बी, मतलब ए के ऊपर जो फोर्स बी डाल रहा है एफ ए बी, इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए, बी के ऊपर ए जो फोर्स डाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ए बी है, मतलब इसका साइन चेंज हो गया क्योंकि ऑपोजिट में। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स। वो किस तरह का फोर्स है, क्या फोर्स है, उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ हर फोर्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसके ऊपर ये फोर्स डाल रहा है, इसका रिएक्शन फोर्स इस तरफ है, तो एक्शन फोर्स इसके ऊपर है, रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर। हमेशा एक्शन एक बॉडी पे होगा, रिएक्शन उसके ऊपर जो बॉडी एक्शन करेगी उसके ऊपर होगी। दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स एक बॉडी पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज act on to different bodies. Then third point, the force of action and reaction force cannot cancel each other. देखिए, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर इसके एक्शन फोर्स इस तरफ है, रिएक्शन इस तरफ है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन फोर्स एक बॉडी पे है, रिएक्शन फोर्स दूसरे बॉडी पे है। वो दोनों एक बॉडी पे नहीं है कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों अलग अलग बॉडी पे है। ये इसके ऊपर ये एक्शन डाल रहा है, ये इसके ऊपर ये रिएक्शन डाल रहा है। अगर दोनों अलग बॉडी पे है तो कैंसिल कैसे करेंगे? तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे। देन लास्ट पॉइंट, नो एक्शन कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ए रिएक्शन। अभी जो बताया था कि सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, बिना रिएक्शन के कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 1. Find the incorrect statement about Newton's third law. ठीक है, तो स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये करेक्ट है। एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसिल ईच अदर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि तो अपोजिट बॉडी पे होगा हमेशा।
सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन नेचर, ये गलत है। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हमेशा वो पेयर में, मतलब उसका रिएक्शन फोर्स भी होगा, पेयर में मतलब उसका रिएक्शन होगा, आइसोलेटेड कभी होगा ही नहीं। देन न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन बी अप्लाइड ऑन फोर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, ये भी करेक्ट है, सिर्फ ये गलत है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। देन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड एंड डजंट चेंज विथ टाइम। मतलब एक सिस्टम में अगर उसका एक मास है, कांस्टेंट मास है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। उसका मतलब उसका मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा अपने आप से। अगर उसका मास कांस्टेंट है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसका मतलब क्या है? सिस्टम हैविंग नो एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होगा? कंजर्व्ड या कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर एक टू पार्टिकल सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसमें दो मासेस है m1 m2, m1 का मोमेंटम p1 है, m2 का मोमेंटम p2 है, तो दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम मिलके p1 p2 दोनों को मिला के जितना होगा उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम भी उतना ही होगा। सिस्टम का मोमेंटम p है, मास m1 का p1, मास m2 का p2, तो ये दोनों को मिला के उतना ही होगा जितना सिस्टम का टोटल मोमेंटम है। यहाँ पे दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? मोमेंटम कंजर्व हुआ। अगर टोटल को लेंगे तो जितना आएगा, दोनों को इंडिविजुअल लेके ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ का, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दो बॉडी जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो तब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं अभी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे दो बॉडी है 1 2, इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो बिफोर कोलिजन मास m1 जो बॉडी है उसका वेलोसिटी 1 है, मास m2 जो बॉडी है उसका वेलोसिटी u2 है। तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, तो 1 2 के ऊपर F21 फोर्स डालता है, 2 1 के ऊपर F12 फोर्स डालता है। ये दोनों के ऑपोजिट में होता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। देन कोलिजन के बाद सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, तो 1 का वेलोसिटी v1 हो जाता है, 2 ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v2 हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का p1 इक्वल टू m1 u1, मास इनटू वेलोसिटी। देन सेकेंड ऑब्जेक्ट का क्या होता है बिफोर कोलिजन? m2 u2, मास इनटू वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी m1 v1, देन p2 का क्या होता है? m2 v2, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन ये मोमेंटम है दोनों बॉडीज का। तो बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम, ये है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। जब दो बॉडी आपस में टकराएंगे तो टकराने से पहले दोनों का जो मोमेंटम जितना होगा टोटल, तो टकराने के बाद उतना ही मोमेंटम होगा, ठीक है। तो दोनों सेम होंगी। तो इसको हम थियोरेटिकली तो हमने लिख लिया, अब प्रैक्टिकली करते हैं कैसे होगा इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। देखिए देखिए एक बॉडी था 1, ये बॉडी था 2, ठीक है। ये उसके ऊपर फोर्स F21 डाल रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स 1 2 डाल रहा है, ठीक है। तो फोर्स हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? F12 क्या होगा? इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? m1 u1। फाइनल मोमेंटम क्या था? m1 v1। तो m1 v1 माइनस m2 m1 u1, ये क्या है इसका चेंज इन मोमेंटम? किसके लिए? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए।
टाइम को हम t लेते हैं, ठीक है। देन F21 लिखते हैं, तो F21 मतलब इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसका फाइनल मोमेंटम क्या था m2v2, इनिशियल मोमेंटम क्या था m2u2 अपन टाइम कितना है t, दोनों के लिए टाइम सेम होगा। तो ये था कि इसका क्या चेंज इन मोमेंटम m1v1 माइनस m1u1 किसके लिए 1 के लिए, m2v2 माइनस m2u2 किसके लिए सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स आ गए, ये इसके ऊपर इतना फोर्स डालेगा, वो उसके ऊपर इतना फोर्स डालेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा, हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा जो सेम मैग्नीट्यूड में होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये F21 F12 एक दूसरे से क्या होंगे, सेम होंगे, किस में मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। मतलब F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस F21 हो जाएगा, ठीक है। तो F12 कितना है m1v1 माइनस m1u1 अपन t, ये क्या F12। देन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू क्या होगा, ये F12 क्या है, ये जो फोर्स 1 के ऊपर 2 डालेगा, F21 क्या फोर्स, F21 फोर्स क्या है जो फोर्स 1 2 के ऊपर डालेगा। अगर इसको हम एक्शन लेते हैं तो ये इसका रिएक्शन फोर्स है, अगर इसको हम एक्शन फोर्स लेते हैं तो ये इसका रिएक्शन फोर्स है। ये पॉजिटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो F12 अगर पॉजिटिव है तो F21 उसके हिसाब से क्या होगा नेगेटिव होगा, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। तो F12 क्या आ गया m1v1 माइनस m1u1 अपन t। तो F21 क्या है m2v2 माइनस m2u2 अपन t इक्वल टू ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, तो दोनों के t कैंसिल हो गया, दोनों पे सेम है। तो कितना रह गया m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2, ये माइनस प्लस हो जाएगा m2u2, ठीक है। तो m2u2 को m1u1 को इस तरफ ले लेते हैं, m2v2 को m1v1 m2v2 एक तरफ ले लेते हैं, m1u1 m2u2 एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो m1u1 प्लस m1v1 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम जो था जितना टोटल था m1u1 m2u2, आफ्टर कोलिजन m1v1 m2v2 उतना ही आएगा, ठीक है। तो कोलिजन के पहले जितना टोटल मोमेंटम था, कोलिजन के बाद जितना टोटल मोमेंटम होगा, दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो ये क्या था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। अभी एक बॉडी जब एक बॉल को हम फेंकते हैं वो दीवार से लग के फिर वापस आती है, तो उसको समझते हैं क्या होगा। कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल, देखिए अगर एक बॉल को एक गेंद को हम वॉल की तरफ ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। वहां पे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कंसीडर करते हैं, ना एयर रेजिस्टेंस को, ना किसी और फोर्स को, सिर्फ हम उसको फेंकते हैं जिस वेलोसिटी से वो उसी वेलोसिटी से आएगा। तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं होगा, मास बॉल का क्या होगा सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगी उसकी डायरेक्शन में। तो इनिशियली जब हम बॉल को ऐसे दीवार की तरफ फेंकेंगे तो वहां पे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम भी, जब वो यहाँ से लग के दीवार से वापस आएगी तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा वही एम भी, लेकिन माइनस होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे
चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो क्या होगा माइनस एम भी माइनस एम भी, कितना आएगा -2mv। इसका मतलब क्या है, जब एक बॉल को हम किसी मास एम से हम अगर एक मास एम का बॉल है उसको हम v वेलोसिटी से दीवार की तरफ फेंकेंगे तो वो लग के जब वापस आएगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा -2mv। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में बहुत यूज होगा, ठीक है। तो अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम, तो डेल पी अपॉन टी मतलब -2mv अपॉन टी। ये क्या है अपना फोर्स, ठीक है। ये -2mv क्या है, चेंज इन मोमेंटम। देखिए यहाँ पे हमने बॉल को सीधा फेंका, वो सीधा वापस आया। अगर वहां पे हम हॉरिजॉन्टल के साथ बॉल को थीटा एंगल से फेंकते हैं अगर दीवार की तरफ, तो इसका कौन सा वाला कंपोनेंट उसको दीवार की तरफ लेके जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। ये इसको अगर v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इसको हम मान लेते हैं v cos थीटा, तो v cos थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये इसके साथ पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा। तो v cos थीटा वाला कंपोनेंट इसको दीवार की तरफ लेके जाएगा, v sin थीटा तो नीचे की तरफ है तो इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं, v cos थीटा इसको दीवार की तरफ लेके जाएगा। देन यहाँ पे कोलिजन के बाद जब वो दीवार से टकराने के बाद वापस आएगा, यहाँ पे इस जगह पे ये एंगल क्या होगी, थीटा होगी। ये थीटा है तो ये थीटा होगी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, v sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। तो v cos थीटा यहाँ पे क्या दीवार की तरफ उसको लेके गई, v cos थीटा यहाँ पे दीवार से उसको वापस लेके आई इस तरफ। इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम -2mv था, तो यहाँ पे मास m था, यहाँ पे भी मास m, ठीक है। सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुआ, कितना हो गया, v cos थीटा हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, तो चेंज इन मोमेंटम डेल p क्या हो जाएगा, -2m v cos थीटा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना है, क्वेश्चन में इसको बहुत यूज होगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगर चेंज इन मोमेंटम ये आ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल पी अपन टी क्या होगा -2mv cos थीटा अपन टी। ये हो गया क्या अपना फोर्स का फॉर्मूला। देखिए तो ये जो थीटा है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ जब हम थीटा एंगल पे फेंकेंगे, अगर वहीं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ना देके अगर वर्टिकल के साथ देखा, यहाँ पे अगर एंगल अल्फा दिया हुआ है, वर्टिकल के साथ अल्फा के साथ फेंकेंगे तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, तो यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे F इक्वल टू -2mv cos थीटा की जगह पे -2mv sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसको याद रखेंगे, यही आपको यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में जानने की और जरूरत नहीं, इतना ही काफी अपने को। तो ये था, जब हम गेंद को सीधा फेंकेंगे दीवार की तरफ तो उसका चेंज इन मोमेंटम -2mv होगा। अगर मास m है, v है उसका वेलोसिटी, फोर्स क्या होगा -2mv अपन टी। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से फेंकेंगे तो चेंज इन मोमेंटम -2mv cos थीटा होगा, फोर्स क्या होगा -2mv cos थीटा अपन टी। तो अगर वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल या फिर थीटा एंगल पे हो तो वहां पे F क्या होगा -2mv sin थीटा अपन टी और -2mv sin अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल है तो -2mv sin अल्फा अपन टी, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a force of 10 Newton is applied to a mass of 10 gram for 10 seconds. The change in momentum in kg meter per second will be, ठीक है। यहाँ पे आपने को क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना है 10 न्यूटन इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो
चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। ये मास सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं अपने को। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। इसको भी इसीलिए दिया हुआ है इन kg मीटर पर सेकेंड फाइंड करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन हो कि मास ग्राम में दिया हुआ है, इसको हम केजी में करेंगे, उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये सब कंफ्यूजन के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, आगे अपना 100 kg मीटर पर सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लेयर कैचेस ए बॉल ऑफ 200 ग्राम मूविंग with a speed of 20 meter per second. If time taken to complete the catch is 0.5 second, the force exerted on the player's hand. ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर के हाथ के ऊपर कितना फोर्स आएगा, तो मास आपने को दिया हुआ कितना 200 ग्राम। देखिए केजी में कितना हो जाएगा 0.2 kg। तो फोर्स क्या है चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम m इंटू v माइनस u अपन t। यहाँ पे m कितना है मास 0.2, v कितना है देखिए, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेयर्स हैंड, जब वो कैच पकड़ेगा उसके बाद आपने को फोर्स निकालना है, तो कैच जब पकड़ेगा तो बॉल क्या रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकंड, तो 20। टाइम कितना है 0.5, ठीक है, यहाँ से पॉइंट निकल गया तो कितना आएगा 2 इंटू ये 0 से -20 गया तो ये आएगा -20/5, तो आ गया कितना 40/5, तो ये आ गया -8 न्यूटन। -8 न्यूटन क्यों, क्योंकि हाथ बॉल के ऊपर 8 न्यूटन फोर्स डालेगा, तो उसके ऊपर रिएक्शन में वो -8 न्यूटन फोर्स डालेगा, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव में आया। तो आंसर आ गया -8 न्यूटन। अगर ऑप्शन में -8 न्यूटन दिया होगा तो -8 न्यूटन होगा, अगर सिर्फ 8 न्यूटन दिया होगा तो 8 न्यूटन होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ वो -8 न्यूटन आएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 4. A rigid body of mass strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball is, ठीक है, ये 2016 का PIQ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या हुआ है, ये एक बॉडी है, इसका मास m है, जो v वेलोसिटी से जाएगा वॉल से, देन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे v वेलोसिटी से जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल से 60 डिग्री से। तो अपने को पूछा क्या है इम्पल्स, ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इम्पल्स क्या I इक्वल टू डेल पी, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में क्या पढ़ा था -2 mv cos थीटा अभी पढ़ा था, तो -2 इंटू मास कितना है m है, v कितना है वही v है, cos थीटा क्या होगा cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो कितना आ गया 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया -mv। आंसर कौन सा है ये, ठीक है, माइनस क्यों है क्योंकि वाल इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पे डिरेक्शन है, तो इम्पल्स कितना होगा -mv, ऑप्शन ए, ठीक है, ये 2016 का PIQ है नीट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 5. A ball of 0.5 kg strikes a rigid wall with 12 meter per second, making 30 degree with the wall. It is reflected with same speed and angle. If the ball is in contact for 0.5 second with the wall, then the average force acting on the wall. ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है जो 12 मीटर पर सेकंड से दीवार की तरफ जा रही है, दीवार के साथ कितने एंगल बना के 30 डिग्री, ठीक है, तो दीवार से वही 30 डिग्री एंगल बना के रिफ्लेक्ट होके भी आएगी, कितने से वही 12 मीटर पर सेकंड से दिया हुआ है, सेम स्पीड एंड सेम एंगल, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या है फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, तो इसके लिए हमने फोर्स चेंज इन मोमेंटम क्या होगा अभी पढ़ा था हमने, डेल पी क्या हो जाएगा, देखिए जब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पे था तो क्या था 2mv cos थीटा, अब ये क्या
वर्टिकल के साथ मतलब वॉल के साथ 30 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा 2mv साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। ठीक है, तो 2mv साइन थीटा अपन टाइम, 2 इंटू नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं, आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं नेगेटिव में दिया हुआ है कि पॉजिटिव में। ठीक है, तो वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालें। 2 इंटू एम कितना है, मास कितना है 0.5 kg, 0.5 इंटू भी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। देन साइन थीटा कितना है साइन 30, तो साइन 30 कितना है 1/2, तो कितना है 1/2। टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, तो ये आ गया 0.5 सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं, ये आ गया कितना 0.5 कैंसिल हो गया, 2 कितना आ गया 12 न्यूटन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 6. A body of mass 3 kg hits a wall at an angle of 60 degree and returns at the same angle. The impact time was 0.2 second. The force exerted on the wall. ठीक है, तो यहाँ पे वॉल के साथ कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे दिया हुआ है डायग्राम में। तो फोर्स निकालना है अपने को, फोर्स क्या है चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। तो यहाँ पे देखिए वॉल के साथ 60 डिग्री है, तो क्या लेंगे हम 2mv साइन थीटा अपन टी। अभी बताया था फोर्स का चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, जब एक बॉल को फेंकेंगे वॉल की तरफ एक एंगल पे। ठीक है, तो 2mv साइन थीटा अपन टी, 2 इंटू मास कितना है 3 kg, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा साइन 60 क्या होगा √3/2, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, तो कितना आ गया 2 कैंसिल हो गया, ये 0 को आगे आ गया 100 150 √3 न्यूटन। ये आ गया आंसर अपना। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा 150 √3 न्यूटन, ये 2000 के यूएक्यू है नीट। देन क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉडी ऑफ मास m hit normally a rigid wall with velocity v and bounce back with the same velocity. The impulse experienced by the force. impulse क्या है चेंज इन मोमेंटम, जहाँ पे मास m है वेलोसिटी v है, वहां पे हमने चेंज इन मोमेंटम क्या निकाला था 2mv। वॉल से अगर एक ऑब्जेक्ट जाके m मास का v वेलोसिटी से टकरा रहा है वापस आ रहा है वही v से, तो चेंज इन मोमेंटम क्या था 2mv। आंसर क्या होगा 2mv। ये 2011 का पीओक्यू है। ठीक है, तो अभी हम टेंशन के बारे में पढ़ते हैं कि टेंशन क्या होता है। तो टेंशन क्या है, टेंशन इज a type of force that is transmitted through a rope, string or wire when pulled by force acting from opposite side। देखिए अगर एक वॉल पे एक रोप, एक स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग है, ठीक है, और एक वायर है, तो उससे एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग है, स्ट्रिंग रोप या फिर वायर है, ठीक है, वहां पे उससे एक ऑब्जेक्ट नीचे टंगा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब उसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो तब इस रोप में एक टेंशन जनरेट होगी। ठीक है, तो टेंशन ये जो बॉक्स ऊपर की तरफ लगाएगा तो सरफेस है जहां से वो रोप चिपका हुआ है वो भी नीचे की तरफ एक टेंशन होगा वहां पे रोप पे, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा। तो एक रोप, स्ट्रिंग या फिर वायर जिसमें टेंशन होता है तो एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। यहाँ पे ये T1 है तो ये भी T1 होगा। ठीक है, तो टेंशन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट को एक रोप या फिर स्ट्रिंग से बांधा जाए या फिर लटकाया जाए तो वो दूसरे तरफ जो फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट में टेंशन क्या होगी, फोर्स लगेगी। टेंशन
टेंशन इज टाइप ऑफ फोर्स दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए रोप, स्प्रिंग और वायर व्हेन पुल्ड बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑपोजिट। जो ऑपोजिट में जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ उसको रेजिस्ट करेगी क्या, टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है, उसके ऑपोजिट में। तो अगर ये सरफेस से ये दो लटके हुए हैं रोप से, तो यहाँ पे इस रोप में टेंशन क्या होगा, T1 T1। इस रोप में अगर ये T2 है तो ये भी क्या होगा, T2 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये एक मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, इस तरफ एक बॉक्स है, इस तरफ एक बॉक्स है, ठीक है। तो दोनों के बीच में रोप बंधा हुआ है, तो इस रोप में टेंशन क्या होगी, यहाँ पे इस पॉइंट में T होगा, इस पॉइंट में T होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे भी T होगा। इस एक रोप के बीच में कहीं और कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, इस तरफ ये बॉक्स जो लगा रहा है, दूसरी तरफ इस तरफ लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों में टेंशन क्या है, हर जगह सेम होगी इस रोप में, ठीक है। अगर नीचे की तरफ यहाँ पे इस रोप में टेंशन T है, यहाँ पे T है, ये पुली है, तो ऊपर की तरफ टेंशन क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 2T। ये आपको याद रखना है कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। ये स्ट्रिंग सेम है तो इसमें यहाँ जो टेंशन होगी यहाँ भी वही होगी। ये देखिए सेम स्ट्रिंग थी इसलिए हर पॉइंट में क्या है, टेंशन सेम था। देन हम नॉर्मल के बारे में जानते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, देखिए अगर ये ए बी दो ब्लॉक है तो एक दूसरे के ऊपर कितना नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल फोर्स कितना डालेंगे, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर में, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल ऑन ए बाय बी, ये नॉर्मल ऑन बी बाय ए। तो कनेक्टेड सरफेस के ऊपर वो परपेंडिकुलर में कितना फोर्स डालेंगे उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे ये इसके ऊपर इस तरफ कितना, इस तरफ कितना, ठीक है। ये अगर एक ब्लॉक है दोनों, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल डालेगा, ये इसके ऊपर डालेगा, सॉरी यहाँ पे इसके ऊपर डालेगा सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये इसके ऊपर डालेगा, ये इसके ऊपर डालेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है किससे, सरफेस से। अभी हम नॉर्मल टेंशन की कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Here comes क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे ये एक सरफेस से 10 kg का वेट लटका हुआ है, यहाँ पे टेंशन पूछा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, 10 kg का वेट, सॉरी 10 kg का जो मास होगा उसका नीचे की तरफ जितना वेट लगेगा उतना ही स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसका नीचे की तरफ जो वेट लगेगा mg उतना ही टेंशन होगा किसमें, स्ट्रिंग में। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg। तो mg क्या है, मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, 100 न्यूटन। इसके लिए यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा, T1 के लिए जो 20 kg है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नीचे की तरफ mg होगा, तो mg कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 न्यूटन। तो T1 कितना आ गया, ये आ गया क्या, T1 आ गया 200 न्यूटन। T2 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 10 kg के लिए नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे T2 एक है, ये आ गया, सॉरी T1 है एक, दूसरा क्या है, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ 10 इंटू 10 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू जी कितना है, ये आ गया 100 न्यूटन। T1 कितना है 200, तो T2 कितना हो जाएगा, जो T2 ऊपर की तरफ है ये कितना हो जाएगा, T1 प्लस 100। T1 कितना है 200, तो 200 प्लस 100 कितना है 300 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक है, ये 10 kg का, ये 2 kg का है। तो यहाँ पे इस 2 kg के बॉक्स पे कहाँ पे नॉर्मल है, ये इस पे, ये इसके ऊपर जो 10 kg का है इसके ऊपर सरफेस लगाएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल, 2 kg नीचे की तरफ उसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, और 10 kg
2 kg के ऊपर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो इसको हम N1 मान लेते हैं, ये N2, ये भी N2, ये इसके ऊपर जितना लगेगा ये भी इसके ऊपर उतना ही लगेगा, ठीक है। तो N1 कितना, N1 निकालना है अपने को, फर्स्ट N2 निकालते हैं। देखिए तो 2 kg के लिए जो 2 kg का बॉक्स है इसके लिए N2 कहाँ है, ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ वेट जो होगा उतना ही उसका ऊपर की तरफ N2 लगेगा, नॉर्मल उतना ही लगेगा जितना उसका वेट होगा। तो उसका वेट कितना है, सॉरी इसका वेट जितना होगा उतना ही ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, उतना ही वो नीचे लगाएगा नॉर्मल। यहाँ पे ये जो N2 नॉर्मल 10 kg के ऊपर जितना लगा है उतना उसका क्या है, वेट है। तो वेट क्या होगा, mg, दैट इज 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना आ गया, 20 न्यूटन। तो N2 कितना आ गया, 20 न्यूटन। 2 kg 10 kg के ऊपर कितना नॉर्मल लगेगा, 20 न्यूटन, ठीक है। तो 10 kg भी उसके ऊपर कितना लगेगा, 20 न्यूटन। बोला था ना अभी, एवरी फोर्स का रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। N1 क्या होगा, 10 kg के बॉक्स के लिए, इसके लिए ऊपर की तरफ कितना है, N2 है, ठीक है। नीचे की तरफ कितना है, N1 है। ये 10 kg का जो बॉक्स है इसके लिए N2 क्या ऊपर की तरफ है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो N2 है वो 2 kg पे लगेगा, 10 kg पे नहीं। ये वाला N2 10 kg का बॉक्स 2 kg के ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो इसका ये N2 10 kg के ऊपर नहीं लगेगा। 10 kg के ऊपर कौन सा वाला N2 लगेगा, ये वाला जो 2 kg का बॉक्स नीचे की तरफ लगाएगा। तो ये आ गया N2। N1 क्या होगा, N1 का नीचे की तरफ होगा, नहीं, N1 सरफेस 10 के ऊपर जो लगेगा, 10 kg बॉक्स के ऊपर N1 सरफेस लगेगा ऊपर की तरफ। ये देखिए ये जो सरफेस है ये 10 kg के ऊपर N1 ऊपर की तरफ लगाएगा। तो N1 क्या आ गया, यहाँ। तो N1 इक्वल टू N2 होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 10 kg का बॉक्स जो है उसका भी नीचे की तरफ एक वेट होगा। तो ये भी mg होगा, mg कितना होगा, 10 इंटू 10, मास 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे N1 क्या होगा, 100 प्लस N2, तो 100 प्लस N2 कितना है, 20, तो टोटल कितना आ गया, 120 न्यूटन, ठीक है। फिर से देखिए, एक 10 kg का बॉक्स है, एक 2 kg का बॉक्स है। 10 kg का बॉक्स 2 kg के बॉक्स के ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल लगा रहा है। 2 kg का बॉक्स 10 kg के बॉक्स के ऊपर नीचे की तरफ N2 नॉर्मल लगा रहा है। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है। देन 10 kg के बॉक्स के ऊपर सरफेस ऊपर की तरफ N1 नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, उसके ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा है N2, देन उसका नीचे की तरफ वेट, ठीक है। तो दोनों को हम बैलेंस करेंगे तो N2 कितना आएगा, 20 न्यूटन। देन 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे ऊपर की तरफ क्या सरफेस लगा रहा है N1, तो N1 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इसका खुद का वेट mg, 10 इंटू 10 100 न्यूटन। देन उसके ऊपर 2 kg तो नीचे की तरफ नॉर्मल लगेगा N2, तो N2 और mg दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, N1 ऊपर की तरफ जो सरफेस उसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो N1 N2 दोनों का वैल्यू आ गया नॉर्मल का। अभी हम रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस तरफ एक फोर्स है 10 न्यूटन, इस तरफ एक फोर्स है 10 न्यूटन। ये दोनों इस वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे, ये भी 60 डिग्री पे। अपने को ये फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स कैसे आएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसके साथ इसमें 60 डिग्री बना है तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट होगा, 10 cos थीटा वाला, तो cos 60। इसका भी ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 60। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 cos 60, 2 इंटू 10 cos 60 कितना है
1/2, तो कितना आ गया 10 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट इसका ये वाला कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है 10 cos 30, ये 30 डिग्री इसके साथ बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट उसका क्या होगा 10 cos 30। देन इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वही 10 cos 30। तो टोटल F क्या आ गया 2 इंटू 10 इंटू cos 30। तो 2 इंटू 10 इंटू cos 30 कितना है √3/2, तो कितना आ गया 10√3 न्यूटन। ये आ गया अपना फोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक सिंपल चीज याद रखिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अगर ये दो फोर्स है, ठीक है, ये F है ये F है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक दूसरे से 60 डिग्री पे है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कितना होगा √3F होगा, ये हमेशा होगा। ठीक है, अगर एक फोर्स यहाँ है एक फोर्स यहाँ है, दोनों के बीच में दोनों सेम है F, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा √2F। ठीक है, अगर दो फोर्स है, ये है F ये है F, दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, तो इनके रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F होगा। अगर दो फोर्स है F दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट भी वही सेम फोर्स F होगा। ठीक है, ये तीनों केस आपको याद रखने हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व में आसानी होगी। अगर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे इस तरफ 5 न्यूटन है, इस तरफ 5 न्यूटन है, ये वर्टिकल के 30 डिग्री पे, ये भी 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स निकाला है आपने। अभी बताया था अगर दो फोर्स एक दूसरे के साथ टोटल कितने पे 60 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा √3F। तो √3 यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो √3 इंटू 5, तो ये हो गया 5√3, तो ये F कितना हो गया 5√3 न्यूटन। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अपने को इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। देखिए इसका एक डायग्राम बना दे फिर। देखिए तो यहाँ पे ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला साइड कितना आ गया, ये दिया हुआ है इतना कितना है 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल को मिलाकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये 4 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का सामने वाला एंगल कितना होगा 37 डिग्री। 4 सेंटीमीटर का सामने वाला एंगल कितना होगा 53 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले साइड का सामने वाला एंगल बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, यहाँ पे T है, तो T का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा T sin 53 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा T cos 53 डिग्री। अपने को T से मतलब है, T कैसे निकालेंगे, तो इसका वेट कितना है 10 kg है, तो इसका मास 10 kg है, तो वेट कितना होगा mg 10 इंटू 10 कितना आ गया मास 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो कितना आ गया 100 न्यूटन। तो इसका वेट 100 न्यूटन है, जिसको बैलेंस करेगा क्या ये स्ट्रिंग का ये वाला कंपोनेंट T sin 53 डिग्री, तो T sin 53 डिग्री इक्वल टू 100 न्यूटन। तो sin 53 कितना है 4/5 इक्वल टू 100, तो T कितना है 100 इंटू 5/4 25 125 125 न्यूटन।
टेंशन इन द स्प्रिंग कितना है 125 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लामिस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉज ऑफ मोशन नीट 2025 फिजिक्स सीरीज के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।